नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, अलबरूनी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर खिज्र खां। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? और दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, अलबरूनी। अलबरूनी ने दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और दोस्तों यह किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है, किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ यह भारत में आया था। और दोस्तों बात करें अलबरूनी की, तो यह एक फारसी विद्वान लेखक था। कौन था? फारसी विद्वान लेखक था। इसने अपनी सभी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? अरबी में लिखी हैं। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। और इसकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है किताबुल हिंद। कौन सी दोस्तों? किताबुल हिंद, जिसका हिंदी में कहा जाए तो भारत की खोज है। नाम क्या है दोस्तों? भारत की खोज नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इस पुस्तक का नाम भी नोट डाउन करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर खिज्र खां। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? आपके ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करी थी। यदि इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। 1211 ईस्वी में दोस्तों ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और यह किसका दामाद था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों दामाद था। यदि बात करें इल्तुतमिश की, तो इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यदि बात करें कुतुब मीनार को बनवाया किसने था, तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। इल्तुतमिश की बात करें तो दोस्तों इसने मकबरे बनवाए थे। मकबरे की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। और दोस्तों बात करें, इसने दिल्ली में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय भी बनवाया था। और मदरसे किसने बनवाने स्टार्ट करे थे? तो इल्तुतमिश ने बनवाने स्टार्ट करे थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 2003 में दोस्तों 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल की गई है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल की गई है भीमबेटका गुफा को। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? आपके ऑप्शन है कुबेरांगा, कुमार देवी, प्रभावती या फिर राज्यश्री। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से होता है, प्रभावती थी। दोस्तों गुप्त काल की यह प्रसिद्ध महिला शासक थी। यदि बात करें प्रभावती की, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। और इसके पति का क्या नाम था? रुद्रसेन, यानी रुद्रसेन से इसका विवाह हुआ था, रुद्रसेन सेकंड से। और जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई दोस्तों, तब यह गद्दी पर बैठी थी। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, बरार या फिर गोलकुंडा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए, अहमदनगर राज्य से दोस्तों संबंधित थी। चांद बीबी क्या थी दोस्तों? बहादुर निजाम शाह की संरक्षिका थी। किसकी थी? बहादुर शाह निजाम की। आपको याद कर लेना है, बहादुर शाह निजाम की संरक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दादा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, दादा भाई नौरोजी को भारत का दादा कहा जाता है। कई बार दोस्तों यहाँ पर दादा ना होकर आपसे पूछ लेगा कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। इनकी एक पत्रिका आपको याद रखनी है, राफ्त गोफ्तार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? राफ्त गोफ्तार पत्रिका। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
और दोस्तों ये पहले फारसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्या हुआ, पहले फारसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लिबर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है टी एस त्रिमूर्ति, रुचिरा कंबोज, एस एल थाउसेन या फिर गीता गोपीनाथ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। रुचिरा कंबोज को दोस्तों अगली राजदूत भारत के लिए नियुक्त किया गया है। यदि बात करें रुचिरा कंबोज की, तो इन्होंने किसकी जगह ली है, टी एस त्रिमूर्ति की जगह ली है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत्युदंड के मामले में क्षमा कौन दे सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति दे सकता है। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत ये क्षमादान दे सकता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड की सजा मिली है तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उन्हें क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकारिता, संवैधानिक अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता या फिर अपील अधिकारिता। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, मौलिक अधिकारिता के अंदर दोस्तों उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का निपटारा करता है। यदि राज्य और राज्य के बीच का विवाद होगा तो भी दोस्तों इसी के अंतर्गत उसका निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है न्यूक्लियर अभिक्रिया, आयनीय अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। यानी जब दो हल्के तत्व आपस में मिलकर एक भारी तत्व का निर्माण कर देते हैं, भारी तत्व नाभिक का निर्माण कर देते हैं, तो दोस्तों उसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। और कई बार पूछ लेता है नाभिकीय विखंडन भी पूछ लेता है। तो क्या होता है, जब एक भारी तत्व दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह है। आपके ऑप्शन है वैश्विक तापन, पारिस्थितिकीय संतुलन, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर मरुस्थलन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब घटकों में शामिल है जीवाणु, कवक, जीवाणु और कवक दोनों या फिर प्राणी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, जीवाणु और कवक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है। आपके ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी4 या फिर विटामिन बी6। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, विटामिन बी2 की कमी के कारण प्रकाश भीरुता होता है। यदि विटामिन बी2 की रासायनिक नाम पूछ ले तो राइबोफ्लेविन क्या होता है दोस्तों। राइबोफ्लेविन आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। और यदि बात करें यह जल में घुलनशील है। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है, यह जल में घुलनशील है। और इसकी ही कमी के कारण दोस्तों ओठ, जीभ और त्वचा में रूखापन आता है। किसकी कमी के कारण, विटामिन बी2 की कमी के कारण ओठ, जीभ और त्वचा में रूखापन आ जाता है। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है। आपके ऑप्शन है HgCl2, PbCl2, CuOH का होल ट्वाइज या फिर AlOH का होल थ्राइज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, CuOH का होल ट्वाइज। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है। आपके ऑप्शन है डायनेमो, विश्लेषण धारामापी, संचारी, विद्युत अभिलेखर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, डायनेमो। डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपको ये नोट डाउन कर लेना। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दोस्तों ये काम करता है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है माइकल फैराडे ने इसकी खोज करी थी। क्या करी थी, माइकल फैराडे ने इसकी खोज करी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शन है तनाव, पवन, ज्वारीय सक्रियता या फिर गुरुत्वीय बल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भ्रंशन का
मुख्य कारण, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है तनाव के कारण दोस्तों भ्रंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? किस राज्य में दोस्तों वनों सर्वोच्च प्रतिशत में वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी से हो जाता है मिजोरम। मिजोरम राज्य में दोस्तों सर्वोच्च प्रतिशत है वनों का। कितना है? 88.93%। आपको ये नोट डाउन कर लेना है, 88.93%। यदि बात करें हम दोस्तों यहाँ पर कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, तो आपको याद रख लेना है एमपी यानी मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के अनुसार। और पूरे भारत में वन कितने प्रतिशत पर है, तो आपको याद रख लेना है 21.43%। 21.43% पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म के बारे में। यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? आपके ऑप्शन है हिटलर, स्टालिन, लेनिन या फिर मार्क्स। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, मार्क्स ने दोस्तों यह बात कही थी। कार्ल मार्क्स इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों यह कहा था कि यह जनता की अफीम है। यदि कार्ल मार्क्स की आपकी एक पुस्तक को भी याद रख लेना है, कौन सी? दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी नोट डाउन करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न अमेरिकी राष्ट्रपति में से किसने दास्ता यानी गुलामी को समाप्त किया? आपके ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर स्टैनली जैक्सन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि किसने दास्ता को समाप्त किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है दोस्तों अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने दोस्तों दास्ता को समाप्त किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति, ये 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी, तो आपको याद रख लेना है अब्राहम लिंकन की ही दोस्तों हत्या कर दी गई थी। इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था? दास्ता गुलामी को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? दोस्तों आपको इसको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए HW है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपकी हिंदी की भी रिविजन होती रहे, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हिंदी के भी क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। और रिविजन आपको इसलिए करना है क्योंकि हिंदी को आपको कम से कम समय में एग्जाम में कर लेना है। 7 से 8 मिनट के अंदर आपको हिंदी को कंप्लीट कर देना है ताकि और भी सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम बच पाए। तो इसलिए हिंदी का आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी से हम हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर तहसीलदारी की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इनमें से आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अधःपतन शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि जानवी कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, जानवी इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन है चौगुना, नया, बहुत या फिर कुछ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मैं, मुझे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है व्योम, अंबक, नभ या फिर अनंत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अंबक। अंबक दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है मंदिर, धाम, महल या फिर घर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, घर। घर दोस्तों भवन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है पर्वत, भूधर, शैवाल या फिर नग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वरक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उर्वरक का विलोम शब्द, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, ऊषर। यदि दोस्तों अतिवृष्टि की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनावृष्टि हो जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, क्या हो जाता है? अनावृष्टि हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, सर्वज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है पश्चिम, पूरब, वाम या फिर दायां। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दक्षिण का विलोम शब्द, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होता है, वाम।
दोस्तों दक्षिणावर्त और वामावर्त के हिसाब से दोस्तों वाम आपका सही हो जाएगा। लेकिन यदि वाम ना हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तर पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द बताना है आपको। कौन सा उत्सव सही हो जाता है? तो यहाँ पर हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती होता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। आपके ऑप्शन है आरोगी, अतिरोगी, विरोगी या फिर असाध्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसरोवर तक पहुंचना खालिस्तान है। आपके ऑप्शन है निर्गम, दुर्गम या फिर दुर्लभ या फिर दुष्कर्म। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, दुर्गम। मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिकता की आग देश में खालिस्तान हुई है। आपके ऑप्शन है समाई हुई है, पनपी हुई है, भड़की हुई है या फिर लगी हुई है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, लगी हुई है। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में त्रुटि है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको त्रुटि का चयन करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, उतना ही बड़ा महान पुरुष है। यहाँ पर दोस्तों महापुरुष हमेशा महान व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर आपका बड़ा शब्द यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। किस ऑप्शन में त्रुटि है या दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है? बताइए। निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेकार में। ये शब्द यहाँ पर दोस्तों यूज नहीं होगा। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इस तरीके से ये वाक्य लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूठा चूमने का क्या अर्थ है? इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी करना या फिर खुशामद करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अंगूठा चूमना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, खुशामद करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको HW में जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर जरूर से कमेंट करके बताना है। आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें आपको ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है, और आपकी SSC GD की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको SSC GD से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।